Hello children, this video is based on the topic future tense. As again the name itself signifies, कुछ ऐसा टाइम जो फ्यूचर में होना है, जो आने वाले समय में होना है, उस टाइम को डिपिक्ट करता है, उस टाइम को रेफ़र करता है. आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस, इसमें 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप दिमाग में रखेंगे. दैट इज़ गोइंग टू, जो होने वाला है, वन थिंग. सेकेंडली कंटिन्यूअस, जो एक प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस, दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, सॉरी. एंड थर्ड है आपका विल शैल. ओके, ये तीनों एस्पेक्ट्स क्या डिपिक्ट करते हैं? फ्यूचर टाइम को डिपिक्ट करते हैं, आने वाले समय को डिपिक्ट करते हैं, आने वाले टाइम को रेफर करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद फ्यूचर टेंस. द फर्स्ट थिंग विल बी डिस्कसिंग विल शैल. अंडर दैट, it is commonly used for questions by inverting the position of will and the subject. Let's take the example. Will you wait? क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप इसको पुट कर रहे हो तो इसमें क्या होता है, पोजिशंस चेंज हो जाती हैं. विल आपका क्वेश्चन की तरह यूज़ होके आपके यू के फ्रंट में लग जाता है. दैट इज़ यू हियर मीन्स द सब्जेक्ट. ओके, सो द पोजिशंस चेंज व्हेन वी यूज़ विल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. Whereas in the second point, unplanned future events in the context of making decisions or offers spontaneity. Example लेते हैं, then I'll explain. I will do that for you. मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए. Right? So this simply shows क्या कर दूंगा, किस टाइम कर दूंगा. Nothing has been told. It is simply an unplanned thing which will take in the mere future. And ये एक किसी बेसिक डिसीजन मेकिंग के बारे में या कोई एक स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है. उस फ्यूचर टाइम की बात हो रही है जो प्लान नहीं है. इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट इट दैट दिस एक्शन विल टेक प्लेस इन दी फ्यूचर. ओके, देन द थर्ड वन, टू मेक प्रेडिक्शंस दैट आरंट बेस्ड ऑन प्रेजेंट और पास्ट इवेंट. दैट इज़ guesses based on characteristic behavior. Let's take the example. I bet he will bring his mother. इसकी श्योरिटी नहीं होती है. इसका ये किस पे बेस्ड होते हैं? दैट इज़ ये प्रिडिक्ट करते हो आप इसके अंदर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, बट दीज आर द वाइल्ड गेसेस विच यू मेक. इन सच केसेस ऑल्सो यू यूज विल और शैल. ओके, देन assertions of faith about future. Let's take the example. We will never lose on election in this constituency. इसमें क्या होता है कि आपको इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि ऑलरेडी आप सपोजिंगली आप एक जगह से कोई मिनिस्टर खड़ा हुआ, ठीक है, और वो उनको पता है कि वो स्टेट में वो डेफिनेटली हिल बी विनिंग, या उस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है और उसे ये श्योरिटी है कि असर्शन है कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू विन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो आप क्या करते हो, उस पर आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हो, या आप उसके लिए श्योर होते हो, इसलिए आप उसके बारे में कमेंट कर देते हो दैट डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लूज़ फ्रॉम हिज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो हमेशा इलेक्शंस लड़ते रहे हैं. ये तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इसके अंदर किस तरह से आप पुट करते हैं, जिसमें असर्शंस ऑफ फेथ अबाउट फ्यूचर. दैट इज़ यू हैव श्योरिटी अबाउट व्हाट विल हैपन इन दी फ्यूचर. शैल, ये विल के आपके कुछ पॉइंट्स थे. नाउ विल बी डिस्कसिंग शैल, वेयर टू यूज शैल. इट इज़ जनरली यूज टू मेक ऑफर्स एंड सजेशंस इन द क्वेश्चन फॉर्म्स. ठीक है, बट नाउ अ डेज शैल एंड शैल नॉट आरंट यूज एज सच. नॉर्मली भी आप देखना शैल बहुत रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि लोग अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो विल या वुड बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. राइट, सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, बट दिस डजंट मीन कि ये यूज़ ही नहीं होता है. जो व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद समबडी, इफ़ यू आर यूजिंग इट डजंट मीन कि वो पुराना हो गया तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे. दैट इज़ नॉट द केस. राइट, सो लेट्स रीड द एग्जांपल. आई शैल गो सून. शैल वी गो? आई शैल नॉट लेट द चिल्ड्रन बॉदर यू. तो इसके अंदर क्या है, ये क्या करता है, 2 चीज़ों पे फोकस करता है. अगर क्वेश्चन फॉर्म की हम बेसिकली बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करेगा, इट इज़ यूज टू मेक ऑफर्स एंड सजेशंस इन द क्वेश्चन फॉर्म. ऐसा फील होगा कि आपको कुछ ऑफर किया गया है या आप कोई सजेशन दे रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्म में अगर आ रहा है तो कैसे होगा, शैल वी गो. दैट विल बी द एक्सप्रेशन एंड दैट विल बी द क्वेश्चन फॉर्म. आई शैल गो सून, मैं शायद जल्दी ही चला जाऊँगा. This depicts the future. Again, it is sort of a suggestion or a sort of offer being made कि ऐसा आप कर सकते हैं. I shall not let the children bother you. Right?
you are showing an assertion that I shall not let the children bother you, right? Now let's move to the next part. This was the basic idea where we use will and shall, because we'll be using these will and shall in future tense, and their usages will be discussed according to their tense form. Okay, when we talk about future tense in simple words, that is referring to future time. ठीक है, आने वाला समय जो होने वाला है आपका, अभी तक वो एक्शन हुआ नहीं है, विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. एग्जाम्पल, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो. तो यहाँ पे आपने क्या बोला है कि आप कल पिकनिक जाएंगे. तो यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम. वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल दिस इवनिंग. गोइंग हियर, गोइंग टू, एज आई टोल्ड यू, 3 एस्पेक्ट्स हैं. गोइंग टू बी, that is which is going to take place, to be, and then you have the continuous form, and then you have the to, will and shall. तो यहाँ पे क्या सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल दिस इवनिंग. हम खेलेंगे फुटबॉल इवनिंग में. दैट इज दिस एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द इवनिंग. He will reach by 5:30 p.m. Again, this action is going to take place around 5:30 p.m. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी आप will यूज़ कर रहे हो, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स. फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल. He says he will not marry her, but I say you shall. In this particular sentence, we cannot replace shall by will, as shall here shows more or less to a command and is not applicable with will. वहाँ पे probability की बात हो रही होती है, यहाँ पे आप commanding tone है आपकी. तो जहाँ पे command है या आप इस तरह का कुछ formation कर रहे हैं sentence में, तो वहाँ पे आप shall को will से replace नहीं करते हैं. That is the reason why we say shall I come in. That is, one is asking for permission. Will I come in हम कभी नहीं कहते हैं. ठीक है, तो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप जब शैल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इट कैन बी यूज्ड एज अ सजेशन, एज अ कमांड, इन द क्वेश्चन फॉर्म, राइट. वन इज आस्किंग फॉर परमिशन in this particular sentence, children. Shall I come in? So it means, do you want me to come in? Answer one gets is yes, I will. Therefore, will shows willingness or intention, whereas shall shows command or order. I hope you are able to understand how these two are different from each other and how they are used in a sentence. Basic आपको बस याद रखना है कि विलिंगनेस शो करता है किसी चीज़ को करने की इच्छा, आप इच्छुक हैं उसके बारे में बात करता है, या वो आपको आपके सेंटेंस के थ्रू समझाता है, या आपके क्या इंटेंशंस है, व्हाट डू यू इंटेंड टू. वेयर शैल शो करता है कमांड, परमिशन, और हियर लुक एट दैट, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑफर्स, सजेशंस इन द क्वेश्चन फॉर्म. तो ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर लेते हो? शैल के अंदर लेते हो. ठीक है. देयरफॉर will is used for intentions in the first person. Example, I will go and see if there is anyone. Indicates possibilities or suppositions. किसी चीज़ की possibility है, probability है, या आप कुछ suppose कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, वहाँ पे आप will use करते हो. जैसे he will come back. That is, you have there is a probability, or you are supposing, or you mean that there's a possibility that person will come back. Thirdly, refers to habitual natural actions like birds will build nests, क्योंकि ये उनकी tendency है, they build nests, तो ये उनका they do this, right? So ये एक natural habitual action है, this will take place, right? Because they are made like that. So उसके लिए भी आप will use करते हो. People will be selfish, ये भी आपका एक natural habit है, basic nature है human being का, तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही विल यूज़ करेंगे. whereas जब शैल की हम बात करते हैं, शैल कहाँ यूज़ हो रहा है? फॉर प्रॉमिस. एग्जाम्पल, यू शैल गेट द बाइक. दैट इज़ यू आर प्रॉमिसिंग समबडी दैट यू शैल गेट द बाइक. सेकेंडली, आप कहाँ यूज़ करते हो? डिटर्मिनेशन के लिए. वी शैल फाइट टू द लास्ट. दैट यू आर सिंपली शोइंग दैट येस, वी आर डिटर्मिन एंड विल फाइट टू द लास्ट. you are determined enough to do that action, you take that action. So just let's revise once. When we talk about will shall, will shows willingness or intention,
whereas shall shows command, order, permission or suggestions. When we talk about will generally talks about or used for intentions in the first person, or indicates possibilities or suppositions, or refers to habitual natural actions, whereas when we talk about shall is used for promise or for determination. Now let's move to the second part, second type, B, future continuous. Is an action taking place at a moment in future and shows normal course of action. As in the case of simple future, in this tense also the auxiliaries must be other than have, be and do, and they must be in the present tense. Auxiliaries are the verbs. तो जब हम verbs की बात कर रहे हैं, helping verbs की, तो वो कौन कौन से आपको तीन आपको ध्यान रखना है, इनके अलावा होने चाहिए. वो है be, have और do. इनके अलावा आप present tense में प्लस यू यूज़ द टेंस फॉर्म इन दी प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जो टाइम आप शो कर रहे हो वो फ्यूचर है, बट आपका वर्ब फॉर्म किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा. लेट्स टेक द एग्जांपल, आई शैल बी मीटिंग हिम टुमारो. ठीक है, यहाँ पे मीट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बी अगेन इट्स लुक एट दिस, as in the case of simple future, in this tense also the auxiliaries must be other than have, be and do. So I shall be meeting him tomorrow. इसमें आपका क्या हो गया, meet is the first form of the verb, ing is talking about the future, shows the continuous process, and tomorrow automatically depicts कि ये काम कब होने वाला है, कल होने वाला है. Let's take the another example, he will be coming soon. वो कब आ रहे हैं, he will be coming soon. तो आपने नोटिस किया होगा शैल के बाद बी फॉर्म यूज़ हो रही है, विल के बाद अगेन बी फॉर्म यूज़ हो रही है, राइट. एंड बी इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. एंड विल एंड शैल आपका फ्यूचर डिपिक्ट कर रहा है अलॉन्ग विद द आईएनजी. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वन मोर एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस. उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में कंपेयर करेंगे. फ्यूचर कंटिन्यूअस में है ही विल बी टेकिंग हिज एग्ज़ाम्स दिस ईयर. वो अपने एग्ज़ाम्स इस साल देगा. Whereas in the present continuous में क्या, he is taking his exams this year. यहाँ पे is फॉर्म यूज़ हो रही है, वहाँ पे will, be के साथ will यूज़ हो रहा है, right. So is यहाँ in present continuous this is going to take place in the future, but present scenario है इसलिए हम उसमें is यूज़ कर रहे हैं. Whereas when we talk about future continuous tense, वो future में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हमने क्या पुट कर दिया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसीलिए will यूज़ कर दिया है. एंड be फॉर्म है जो किसके बाद आ रहा है, will के बाद आ रहा है. whereas in the present continuous it is coming after is, taking is coming after is. okay, so this is the basic difference between future continuous and present continuous. Third, you have future perfect. Here it is noticed that the action is going to take place according to the schedule, but the stress is on the aspect of completion. क्योंकि हम perfect tense की बात कर रहे हैं, it is in the future, but we are talking about perfect tense, so this simply shows that the action is going to take place according to the scheduled time or the moment of time. वो already that will take place in the future, but the stress is on the aspect of completion. उसको complete करने के aspect पे focus है. There is always an element of uncertainty in the future. Obviously आप 100% श्योर नहीं हो सकते फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट में है वो आपको दिख रहा है. फ्यूचर you can't see, you can't predict, so that there is a possibility always कि वो किस तरीके से होगा, you're not sure about that, but yes you can plan about it. Let's take the example, he will have completed his course by the end of this year. This simply means यहाँ पे have form आ जाएगा, will आ जाएगा, and completed again आपका ed फॉर्म लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस की बात करें along with future, तो will तो उस पर डेफिनेटली आना ही है. have form has been used along with will, and ed form has been used which depicts the perfect tense. But as we are talking about the future tense, so this will be the basic formation of the sentence. Let's talk about the last one with this, future perfect continuous. It denotes an action in progress at a given point of time in the future, but the stress is on the continuous nature of the action. आप देखिए इससे पहले वाले में हमने क्या डिस्कस किया था फ्यूचर परफेक्ट में, उसमें आपकी अनसर्टेनिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ देयर इन द फ्यूचर, बट वन थिंग वाज फॉर श्योर कि हम उसको शेड्यूल हुआ है लेकिन हमारा स्ट्रेस उसकी कंप्लीशन पे है.
whereas जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, एक्शन के प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, बट उसके कंप्लीशन पे फोकस नहीं है, उसके किस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूस नेचर जो एक्शन है दैट विल बी continuously taking place in the future also. Okay, we're not talking about the completion of the action. Let's take the example. In a month I shall have been completing this work. आपने श्योरिटी नहीं शो की है कि आपका ये कब कंप्लीट हो जाएगा, बट shall have been completing this work. So यहाँ पे क्या है, आपने क्या एग्जाम्पल जो दिया है उसमें कैसे लिखा हुआ है, in a month I shall have been completing. No surety about it, but आपने एक टेंटेटिवली सा टाइम बता दिए कि इस महीने के अंदर अंदर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा. वेराज इन द अबव सेंटेंस जो हमने एग्जांपल लिया था किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, उसमें एग्जांपल देखिए, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. साल के एंड तक, दैट इज़ व्हेन वी टेक इट एज द फाइनेंशियल ईयर लेते हैं हम, तो मार्च में इसका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. यू हैव प्रोवाइडेड दैट द एक्शन विल गेट ओवर बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वेराज इन द फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आप क्या बता रहे हो, एक महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए. यू नॉट श्योर अबाउट इट बट यू प्रिडिक्टेड अबाउट इट. द एक्शन हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट, द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दैट दिस एक्शन विल टेक प्लेस एंड ये विद इन अ मंथ इट विल बी ओवर. बट आपने स्पेसिफिकली कुछ मैंशन नहीं किया है एंड इट विल कंटिन्यू अप टिल द टाइम जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा एक्शन. इट मे ऑल्सो एक्सप्रेस ड्यूरेशन. ड्यूरेशन भी एक्सप्रेस करता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है. वो एग्जाम्पल लेते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स. इसका मतलब क्या है, इस साल के एंड तक हमें यहाँ रहते हुए 20 साल हो जाएंगे. दैट इज़ यू आर रेफरिंग टू द पास्ट हियर कि आपको यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए हैं. एक तो होता है यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि हमें इस साल के एंड तक यहाँ रहते हुए 20 साल हो जाएंगे. दैट इज़ द एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग एंड एक ड्यूरेशन बता रहे हैं कि इनको कितना टाइम का, बीन अ स्पैन ऑफ अराउंड 20 ईयर्स एंड स्टिल द वर्क इज़, द एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस बिकॉज वो अभी भी वहीं पे रह रहे हैं. So I hope children you are able to understand all the three tenses, because with this we come to the end of the tenses, and this future tense is again followed by an exercise. Please children complete this exercise, and if you find any confusion or problem in solving this, please feel free to contact me. Thank you so much.